वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता होगा कि मैं ये वीडियो बिहार एसएससी के तहत फर्स्ट सीजीएल का जो एग्जाम लिया गया है उसके क्वेश्चन बैंक सीरीज के तहत लाया हूँ। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 के तहत मैंने 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन बता दिया है। आज पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का मेरा पहला प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है। उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो वो राज्य है बिहार। बिहार के राष्ट्रपति बिहार के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका जन्म बिहार के सिवान जिला में हुआ था। और इनसे जुड़े कुछ फैक्ट और हम लोग समझ लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और सिवान के जीरादेई गांव में उनका जन्म हुआ था। समाधि स्थल उनका महाप्रयाग घाट है। उपनाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है अजात शत्रु देश रत्न। और इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने 3 बार की है भैया। कांग्रेस अधिवेशन की 1934, 1939, 1947 में। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना जिला में हुआ था। और इनसे जुड़े कुछ फैक्ट को अगर हम समझते हैं तो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता 9वें गुरु तेग बहादुर थे। वे जब जा रहे थे बिहार से होते हुए तो अपनी गर्भवती पत्नी को पटना में ही छोड़ दिए थे और जिसके दौरान गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। तो आइए अगले प्रश्न में हम आते हैं। 28 नंबर प्रश्न में है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से थे? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था, ये पूछा गया है। तो आइए इसको फैक्ट से पहले हम आपको बताते हैं। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मिलता है? तो देखिए यहाँ पर खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिलता है, जबकि अन्य व्यक्तियों के मंत्रालय भी आप याद कर लेंगे। जैसे देखिए पहले नंबर पर मैंने लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित विभाग उनको दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया गृह विभाग, सूचना विभाग और प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो बता ही दिए हैं। लियाकत अली को मिला विधि विभाग, बलदेव सिंह को मिला रक्षा विभाग, बल रहेगा तभी तो आप रक्षा कीजिएगा। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, सी गोपालाचारी शिक्षा एवं कला विभाग, चक्रवर्ती जगजीवन राम श्रम विभाग, आसफ अली रेलवे परिवहन और एच.सी. भाभा कार्य खनन एवं ऊर्जा। अंतरिम सरकार में दोस्तों 4 मुस्लिम लीग के भी नेता थे। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये मुस्लिम लीग के कौन कौन नेता थे। तो ये संख्या पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ तो मुस्लिम लीग पार्टी से कितने नेता को मतलब डिपार्टमेंट दिया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रख लेंगे। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो 29वां प्रश्न है कि वैश्विक तापमान बढ़ने मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर मतलब कार्बन टैक्स लगाया था, ठीक है ना। तो वो कौन सा पहला देश था जो जिसने कार्बन टैक्स लगाया था? तो ये इसका आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। ये अपना भारत है और यहाँ पर न्यूजीलैंड पड़ता है आपको, ठीक है। तो आइए इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट अगर है तो मैं देख लेता हूँ। तो विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है। 2003 में कार्बन टैक्स लगाया था। तो कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड हो गया। अगला प्रश्न 30 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में उल्लेखनीय उन्नति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम और प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधन। ये डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये न्यूक्लियर रिएक्टर में है ऐसे एक कुछ डेवलपमेंट हुआ था, 2005 में हुआ था। तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न आता है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नीदरलैंड हो जाएगा। नीदरलैंड यूरोप में यहाँ पर स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे नीदरलैंड दुनिया का पहला देश है जो इच्छा मृत्यु को 2002 में कानूनी रूप से वैध बताया। अब 32 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चुनाव आयोग। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट को समझेंगे। तो भारत में निर्वाचन आयोग एक अस्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और इसका गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। ये निश्चित प्रावधान के अनुसार किया गया है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन बन जाता है, नेशनल वोटर डे। तो आइए अगले हम प्रश्न पे आते हैं 32 के बाद 33 नंबर प्रश्न पे।
तो 33वां प्रश्न में है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? दावोस आपको स्विट्जरलैंड में पड़ता है दोस्तों। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका गठन क्यों किया गया था, तो कुछ फैक्ट्स को देखेंगे अगर, तो विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी स्विस अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में किया गया था प्रोफेसर स्वाब द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया की स्थिति सुधारने के लिए राजनीति, व्यापार और शिक्षा, नागरिक समाज के प्रमुख नेताओं को एक मंच पर लाना है। तो यही इसका मूल उद्देश्य है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। देख सकते हैं आप लोग। अगले प्रश्न 34 में आते हैं हम लोग। तो ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए बैल बाकर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है। आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को भी हम लोग समझते हैं। तो यह प्रतिष्ठित पुरस्कार आपको पता ही है कि मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है और ताकत के बजाय शैली पर ध्यान रखा जाता है इसमें ज्यादातर। ओलंपिक से जुड़े कुछ हम फैक्ट्स को जान जाते हैं। ओलंपिक की शुरुआत में ग्रीस में हुआ था, 1776 ईसा पूर्व में हुआ था और इसे बैन फिर कर दिया गया था 393 ईस्वी में, इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन 1896 में फ्रांसीसी शिक्षाविद कुबार्टीन द्वारा पुनः इसको पुनर्जीवित किया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कुबार्टीन को माना भी जाता है, जैसा कि आप लोग याद करते होंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? मतलब किन दो नदियों के बीच स्थित है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगा दिया है चित्र तक्षशिला विश्वविद्यालय का, ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो इनके पहले फैक्ट्स को समझिए। प्राचीन काल में गांधार राज्य था, 16 महाजनपद में एक ये भी था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, यहाँ पर विदेश से लोग पढ़ने आते थे। वर्तमान में इसके अवशेष पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है और रावलपिंडी के आसपास देखने को मिलता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, और ये किन नदियों के बीच में है? तो आप देख सकते हैं सिंधु और झेलम नदी के बीच में है दोस्तों। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो दोस्तों ये सन्यासी विद्रोह है। आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स वगैरह को भी हम लोग देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो एक महान बांग्ला उपन्यास ये है, लिखा गया हुआ है। और ये क्या है कि ऐतिहासिक उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ के बारे में अक्सर क्वेश्चन प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सन्यासी विद्रोह 1770 के बंगाल के भीषण अकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया हुआ कि किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो कौन गलत है ये आप लोग को खोजना है। तो आप इसके लिए आइए हम फैक्ट्स पहले बताते हैं आपको। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर महानदी है। तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है। तो पहला हमारा मिलान है कि छत्तीसगढ़ ये सही मेरा है, ये गलत नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं मानचित्र में भी ये महानदी आपको है, ये उड़ीसा के पास यहाँ पर मिल जाता है, बंगाल की खाड़ी में। दूसरा मेरा ऑप्शन है कि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है। तो देखिए गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर की ब्रह्म पहाड़ी में है। तो ये भी मेरा फैक्ट सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है? कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। तो कावेरी नदी आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह है कावेरी नदी, साउथ इंडिया में ही है। और कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में स्थित है। और वो क्या है कि जैसे आपको ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से वो आती है। तो ये मेरा सी नंबर गलत हो जाएगा। और डी में है क्या कि ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो ये बिल्कुल सही है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। इसे बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से और सतपुड़ा का पर्वत से ये निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आप लोग। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय नायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगूबाई हंगल। ठीक है, अब इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स वगैरह को भी हम देख लेते हैं। तो क्या क्या है? गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात गायिका है। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने स्वतंत्र भारत में ख्याल गायकी की पहचान बनाने में बहुत भूमिका निभाई थी। और इसमें जो एक ऑप्शन है लीला सैमसन, ये लीला सैमसन जो है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। और स्वप्ना सुंदरी भी एक है, वो बहुत मोस्टली भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ये कुचिपुड़ी नृत्य की निदेशक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है 39 नंबर प्रश्न है कि कोलंबो से अल्मोड़ा जो ये व्याख्यान है किसके अनुभव पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अब इससे जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको हम बताते हैं कि ये क्या, आपको पता ही होगा कि जैसे स्वामी विवेकानंद 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो गए थे। जब वहां से
लौटने के बाद पश्चिमी और अमेरिका में अपने विश्व धर्म के प्रचार के बाद स्वामी जी 15 जनवरी 1897 को स्वदेश आए और श्रीलंका और भारत लौटे। उन्होंने कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक अपनी यात्रा के दौरान बहुत सारे व्याख्यान किए और उन सभी व्याख्यानों के संकलन को ही कोलंबो से अल्मोड़ा तक, यही पुस्तक का नाम लिखा गया हुआ है। स्वामी विवेकानंद का व्याख्यान इसमें है। तो आइए अगले प्रश्न में आते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो भी रहते हैं वही होते हैं इसके। तो आप लोग इसको ध्यान करेंगे, ये ध्यान रख लिया कि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में है। 2011 में जो रहे होंगे वो। और उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसके होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर होगा MS स्वामीनाथन। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को अगर देखते हैं तो विश्व में कब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो ये 1960 के दशक में हुआ था। तो नॉर्मन बोरलॉग एक व्यक्ति थे, अमेरिका के थे, मैक्सिको में उच्च उपज वाली गेहूं के किस्म विकसित किए थे। तो हरित क्रांति की शुरुआत का जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। लेकिन भारत में जब पूछेगा तो 1966 से 67 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन आप मारिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया भारत में इसके जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अधिक उपज देने वाले बीज का विकास किया गया, रासायनिक उर्वरक का विकास किया गया, आधुनिक मशीन का उपयोग किया गया ताकि अधिक पैदावार की जा सके, और सिंचाई के लिए उन्नत साधनों का प्रयोग किया गया इस क्रांति के तहत। तो आप सभी इस फैक्ट्स को भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित है? ये तो 2011 के प्रश्न है, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो ये परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष थे और ये क्या है कि जैसे अभी हट चुके हैं। 2012 में भारतीय परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष थे और ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं अब। तो अगले प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। ये करेंट अफेयर वगैरह के है, तो ये तो देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आता है 44वां प्रश्न में। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय अमृत राज हो जाएगा। ये टेनिस खिलाड़ी है, साथ ही साथ ये हॉलीवुड की फिल्म में भी काम किए हुए। जेम्स बॉन्ड की फिल्म है ऑक्टोपसी, उसमें भी रोल निभाए हुए हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये टेनिस खिलाड़ी भी है भारत के। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 45वां प्रश्न है कि लव किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों लव आपको टेनिस से संबंधित है। तो जब आपको उसमें 0 स्कोर हो जाता है टेनिस खेल में जो आपका स्कोर 0 हो जाता है तो उसे लव कहा जाता है। ये टेनिस से संबंधित शब्द है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 46 नंबर प्रश्न। 2014 की राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो ये स्कॉटलैंड में है। इसमें कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप लोग ये देख लेंगे एक बार। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 47 नंबर प्रश्न पर देखिए। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो वृंदावन नाम सुनने से आप लोग को लग रहा हो कि उत्तर प्रदेश में मथुरा के आसपास होगा, लेकिन वहाँ नहीं है। ये आपको मैसूर में कर्नाटक में पड़ता है। वृंदावन गार्डन देख सकते हैं कैसा कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो आप ये कर्नाटक में मैसूर राज्य में पड़ता है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 48 नंबर प्रश्न। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ केंद्रीय रेलवे मंत्री सबसे ज्यादा बना हुआ है। ठीक है, तो आइए हमारे बिहार में। ठीक है, तो बिहार से सबसे ज्यादा रेल मंत्री बने हुए हैं। देख सकते हैं लालू जी और नीतीश जी भी रेल मंत्री रह चुके हैं। और आपको बताते हैं कितने रेल मंत्री बने थे बिहार से। देख सकते हैं जगजीवन राम, राम सुभाष सिंह, ललित नारायण मिश्र, केदार पांडे, नीतीश कुमार, लालू यादव। तो ये सभी रेल मंत्री रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रेल मंत्री बिहार से ही थे। ये प्रश्न पूछा गया हुआ था। 49 नंबर प्रश्न है कि कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? एक ग्रेग जॉन्स हो जाएगा। ये करेंट अफेयर के उस समय का है और बस इसमें कुछ खास नहीं करने का था। तो ये आपको देख लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। श्री HR भारद्वाज किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है, तो इसकी ये कोई खास मतलब नहीं रखता है, फिर भी मैंने दिखा दिया है कि इस करंट अफेयर पूछा है। 2011 में श्री HR भारद्वाज कर्नाटक के राज्यपाल उस टाइम में थे। तो दोस्तों एक वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं प्रश्न इसलिए नहीं लाता हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो लोग देखना नहीं चाहते रहते हैं। तो मैं इसके अगला पार्ट में इससे 25 क्वेश्चन और है, तो इसका मैं खत्म कर दूंगा जल्दी। तो ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी लाऊंगा।